नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। फिर जागा कांग्रेस का चीन प्रेम। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर दिया विवादित बयान। भाजपा ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का सैम पित्रोदा दिन दहाड़े कर रहे हैं इजहार। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किया किनारा। नई शिक्षा नीति पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के आरोपों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा तमिल छात्रों पर हिंदी या अन्य भाषा में पढ़ने का कोई दबाव नहीं, शिक्षा पर राजनीति करने को बताया गलत। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर भाजपा की हुई बैठक। 19 तारीख को नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। 20 फरवरी को शपथ लेने की संभावना। रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद। भीड़ नियंत्रण के लिए 60 स्टेशनों पर बनेगा परमानेंट होल्डिंग एरिया। बोडोलैंड की धरती कोकराझार में हुआ असम विधानसभा सत्र, बना इतिहास। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस फैसले की विपक्ष भी कर रहा वाहवाही। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और बोडो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है सरकार। और आइए सबसे पहले हम आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। यहाँ की जो सरकार है वो नई शराब नीति लेकर आई है। झारखंड में प्रस्तावित नई शराब नीति पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि शराब माफियाओं के इशारे पर झारखंड में नई शराब नीति बनाई गई है, जो राज्य और जनहित के विपरीत है, जबकि सत्ता पक्ष की इस पर अपनी दलील है। इतना ही नहीं, शराब नीति से बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी नाराज है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नई शराब नीति पर बवाल। प्राइवेट दुकानदार करेंगे शराब की बिक्री। झारखंड में महंगी होगी शराब। जाम से जाम टकराने के पहले ही झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शराब को लेकर टकराव और तकरार शुरू हो गई है। प्रस्तावित नई शराब नीति की वजह से सियासी गलियारों से लेकर बारों तक उफान है। झारखंड में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होने जा रही है, जिसके ड्राफ्ट पर विचार और सुझाव की समय सीमा 16 फरवरी को खत्म हो गई है। लेकिन इस ड्राफ्ट ने झारखंड में सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार शराब माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है और इस पर उसकी कोई स्पष्ट और स्थिर नीति नहीं है। हेमंत सरकार की शराब नीति शायद इस सरकार को भी समझ में नहीं आती है। ये दिल्ली से तुगलकाबाद और तुगलकाबाद से दिल्ली वापस वाली कहानी है। पहले सरकारी नियंत्रण में शराब बेची जा रही थी, उसको इन्होंने छीनकर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। फिर प्राइवेट प्लेयर से भी लेकर इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो मॉडल था वो अपनाने की कोशिश की। शिबू सोरेन जो कभी महाजन के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, शराबबंदी के लिए आंदोलन किया करते थे, उनकी पार्टी अब बड़े बड़े टारगेट्स ले रही है। प्रस्ताव पर भाजपा की सहयोगी आसू पार्टी को भी ऐतराज है। गिरिडीह सांसद और आसू पार्टी के नेता चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रस्तावित नई उत्पाद नियमावली की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में शराब माफियाओं के बड़े गिरोह का प्रभाव दिख रहा है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रस्तावित नियमावली में मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की खुदरा बिक्री की मंजूरी दी गई है, जो उचित नहीं है। उन्होंने बिना संशोधन के इसे लागू करने पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल लोक लुभावन घोषणाओं और वायदों के सहारे झारखंड में दोबारा सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार पर राजस्व बढ़ाने का भारी दबाव है। सरकार में शामिल कांग्रेस की शराब नीति को लेकर अपनी दलील है। पार्टी ने कहा है कि नई शराब नीति के जरिए सरकार अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है। उन्होंने केंद्र पर झारखंड की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। हमारा प्रतिबद्धता राज्य के विकास के प्रति है और राज्य के विकास के लिए कहीं न कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ती है। हमने नई नीति अपनाई है कि हम खुद से खुदरा दुकानदारों के हाथों में, प्राइवेट हाथों में शराब की बिक्री
को दें ताकि हमारा रेवेन्यू जो है इससे बढ़े। इस बीच झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी नई उत्पाद नीति का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि नई उत्पाद नीति से उनका कारोबार प्रभावित होगा और परेशानियां बढ़ेगी। होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला मात्र 1 दिन के लिए लाइसेंस चाहता है तो उसे बड़ी सुलभ तरीके से कुछ अमाउंट लेकर के दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ये नाइंसाफी है बार वालों के साथ। नई शराब नीति में राजस्व बढ़ाने के लिए हाता के माध्यम से सरकार का खुदरा बिक्री पर जोर है, जिस पर ज्यादातर पक्षों को ऐतराज है। झारखंड में शराब और शराब नीति को लेकर यह कोई नया विवाद नहीं है। सरकार पर पहले भी शराब को लेकर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो खुद को पाक साफ बताती रही है। अब शराब को लेकर तैयार नया मसौदा लागू होने से पहले ही राजनीतिक दलों में हैंगओवर पैदा करने लगा है और जुबानी जंग तेज है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। झारखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। यहां भी शराब पर फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 जारी कर दी है। 1 अप्रैल से प्रदेश के घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानें बंद हो जाएंगी, तो वहीं मदिरा दुकान परिसर में मदिरा पान की अनुमति नहीं रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति। 1 अप्रैल से चिन्हित धार्मिक क्षेत्रों में बंद होंगी वाइन शॉप। दुकान परिसर में शराब पीने की नहीं होगी अनुमति। प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति होगी गठित। शराब की दुकानों पर लगेगी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें। वाइन शॉप पर हेरिटेज मदिरा की हो सकेगी बिक्री। एयरपोर्ट काउंटर पर हेरिटेज मदिरा की बिक्री की अनुमति। लो अल्कोहलिक बेवरेज बार की होगी शुरुआत। किसी भी प्रकार की स्पिरिट का सेवन प्रतिबंधित। व्यावसायिक आयोजनों के लिए लाइसेंस फी श्रेणी अलग। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति वाइन शॉप के लिए नहीं कर सकता आवेदन। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार प्रदेश में घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। जहां मदिरा दुकानें बंद होंगी वो जगह हैं उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनकपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर। इसके अलावा जनजातीय बंधुओं के हित में वाइन शॉप पर हेरिटेज मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा। एयरपोर्ट काउंटर पर भी हेरिटेज मदिरा के विक्रय की अनुमति रहेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट के समान अन्य व्यावसायिक उड़ानें संचालित करने वाले एयरपोर्ट पर भी विदेशी मदिरा काउंटर के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी। आगमन एवं प्रस्थान द्वार पर एक एक काउंटर खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी भी मदिरा दुकान के परिसर में मदिरा पान की अनुमति नहीं होगी। नई आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति गठित की जाएगी। जिला निष्पादन समिति मदिरा दुकानों का विस्थापन कर जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने, दुकान का पोटेंशियल क्षेत्र निर्धारित करने, दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारण करने, मदिरा दुकानों के एकल समूह का गठन या पुनर्गठन करने, शासन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकानों का निष्पादन करने संबंधी सभी कार्य करेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा दुकान बंद करने के लिए आबकारी आयुक्त प्रस्ताव दे सकेंगे। अंतिम निर्णय राज्य शासन स्तर पर होगा। सभी मदिरा दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें स्थापित की जाएंगी। मशीन के माध्यम से समस्त प्रकार की मदिरा बोतल पर चस्पा एक्साइज एडहेसिव लेबल को अनिवार्यता स्कैन कर ही बिलिंग एवं विक्रय किया जा सकेगा। जो व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड है वो मदिरा दुकान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने फिलहाल 17 स्थानों पर पूर्ण शराबबंदी कर दी है और आबकारी नीति में भी कई कड़े प्रावधान कर दिए हैं। जानकारों को लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार पूर्ण शराबबंदी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बिहार की ओर। एक अच्छी खबर है, पिछले 1 दशक में शिक्षा के क्षेत्र में देश में सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव किसी राज्य में आया है तो वो है बिहार।
भाजपा और जदयू के एनडीए गठबंधन की सरकार ने राज्य के विकास में शिक्षा को आधार बनाया। हजारों स्कूल बने और लाखों शिक्षकों की बहाली हुई। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और उच्च शिक्षण संस्थानों का तेजी से हो रहा है विकास। देश में शिक्षा पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार नंबर 1। केंद्र की ऑडिट रिपोर्ट में बिहार में शिक्षा संरचना के विस्तार की सराहना। बिहार में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में भी ऐतिहासिक गिरावट। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी। शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा स्तर में सुधार। बिहार में साल 2005 से पहले सरकारी स्कूलों की हालत काफी खराब थी। न पर्याप्त मात्रा में शिक्षक थे और न ही बच्चे क्लास में दिखते थे। मगर एनडीए सरकार ने शिक्षा को राज्य के विकास का आधार बनाया। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को लागू किया। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिली। बिहार सरकार ने अपने बजट में लगातार शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है। केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने जीएसडीपी का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, जो देश में अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़े हुए क्षेत्र रहे हैं। जैसे कि पिछले साल के बजट को ही ध्यान दे तो शिक्षा, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सबको मिला करके देखें जो मानव संसाधन के समेकित विकास से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इस पर राज्य सरकार ने लगभग 55,000 करोड़ से अधिक का बजट रखा था। तो कुल मिलाकर देखें तो समय के साथ न केवल बजट में विस्तार हुआ है, बजट के विस्तार में शिक्षा की भागीदारी भी सरकार के खर्च के रूप में बढ़ी है। एक वक्त था जब राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट दर बिहार में थी। साल 2007 के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। साल 2005 से पहले जहां ये दर 12% से अधिक थी, वहीं अब ये घटकर 1% से भी कम हो गई है। सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं छात्रों के लिए दी जा रही है, वो हमारे सारी सरकारी स्कूलों में पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है। और सरकार का लगातार प्रयास है कि हमारा समाज सरकार की व्यवस्था से और सरकारी स्कूलों से लाभान्वित हो। बिहार सरकार ने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। छात्रों को यूनिफॉर्म दी गई तो बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराई गई। इसके कारण महिलाओं की साक्षरता दर में बड़ा सुधार आया। राज्य में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जाता है। स्मार्ट क्लास की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और इससे हमारा यह लाभ है कि स्मार्ट क्लास में हमें नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है और पिछले गत वर्षों के दौरान शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इससे यह जो है सरकार का स्मार्ट क्लास से पढ़ाई करने का बच्चों का जो निर्णय है, सरकार का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है और इससे बच्चों को काफी लाभ हुआ है। स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए गए। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई। साल 2005 में शिक्षक छात्र अनुपात 65:1 था, जो 2024 में घटकर 35:1 हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को शिक्षित और सशक्त समाज बनाने की दिशा में उठाया गया कदम अब साकार होता दिख रहा है। ये अब पूरे देश के लिए एक नजीर बनता जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका। लाखों के गिफ्ट वाउचर
जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक कुल 53 करोड़ श्रद्धालु पावन संगम में स्नान कर चुके हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 60 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। रेलवे की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का ऐतिहासिक आयोजन आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि महाकुंभ का आकर्षण हर बार बढ़ता ही जा रहा है। प्रयागराज में आयोजित दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पार पहुँच चुकी है। महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 60 करोड़ के करीब पहुँच सकता है। बता दें कि शिवरात्रि पर ही महाकुंभ का अंतिम दिन भी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद में कहा कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। देश भर के 60 सबसे व्यस्त और भीड़ वाले स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया गया है। स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। मंत्रालय ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया है और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने को कहा है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल और राजकीय रेलवे पुलिस बलों की तैनाती भी बढ़ा दी है। स्टेशन पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आज जैसे जो है भाई CRPF खड़े हैं और पुलिस वाले खड़े हैं, बिल्कुल जिस हिसाब से भाई अरेंजमेंट बढ़िया कर रखा है और इससे प्रशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। आज कई स्पेशल ट्रेन भी है जिससे भीड़ इसमें कम है। व्यवस्था सही है, पुलिस काफी कोऑपरेट कर रही है वहाँ पे, जो भी यहाँ पे लोकल्स है वो काफी सपोर्टिव है, हेल्प कर रहे हैं सभी को। संगम यहाँ पे स्नान के लिए आए हैं। यहाँ का व्यवस्था भी और बहुत अच्छा है, जो सरकार ने इंतजाम किए हैं बहुत अच्छे हैं।
महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से प्रशासन ने भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। जगह जगह पर हेल्प डेस्क और सूचना केंद्र बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अभी हमारे पास खबर आ रही है कि महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 54 करोड़ को पार कर गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अन्य खबरें। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। हाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात करते हैं राजस्थान के बजट की। राजस्थान की भजनलाल सरकार आगामी 19 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है। राजस्थान के लोगों की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। इस बीच डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आने वाला बजट राजस्थान की जनता के लिए ऐतिहासिक बजट होगा। 19 फरवरी को पेश होगा राजस्थान का बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आगामी बजट को लेकर दिए बड़े संकेत। बजट राजस्थान की जनता के लिए होगा ऐतिहासिक। दीर्घकालिक विकास योजनाओं के साथ काम करने में जुटी है राजस्थान सरकार। राजस्थान विधानसभा में आगामी 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी साल 2025-26 का बजट पेश करेंगी। आज बजट सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्वदलीय बैठक के बाद बताया कि बैठक में बजट सत्र को लेकर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सभी दलों ने सहयोग देने की बात कही है। वहीं सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि विपक्ष के किसी भी सवाल पर 20 फरवरी को जवाब दिया जाएगा। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसका जवाब देगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा कथित फोन टेपिंग मामले पर आधिकारिक बयान देकर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। जो हमारी डिमांड थी कि सरकार का मंत्री सरकार के ऊपर फोन टेपिंग का आरोप लगा रहा है और सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही है, हमने अपनी डिमांड को दोहराया है।
राजस्थान सरकार का मानना है कि 19 फरवरी को आने वाला बजट राजस्थान के लोगों के लिए ऐतिहासिक होगा और भाजपा सरकार केवल 4 साल की योजनाओं पर काम नहीं कर रही, बल्कि दीर्घकालिक विकास योजनाओं के साथ काम करने में जुटी हुई है। राज्य का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिसके लिए आज डॉक्टर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। हालांकि बजट सत्र के दौरान भी हंगामा होने की भरपूर संभावना है। किरोड़ी लाल मीणा से जुड़े तथा कथित फोन टैपिंग मामले को उठाए जाने की बजट सत्र में पूरी संभावना है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। असम से बड़ी खबर है। असम विधानसभा का सत्र पहली बार गुवाहाटी से बाहर आयोजित हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। बजट सत्र का पहला दिन कोकराझार के बीटीसी विधानसभा में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के अभिभाषण के बाद आयोजित किया गया। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हुई। बजट सत्र के पहले दिन परंपरागत रूप से दिया जाने वाला राज्यपाल का अभिभाषण एक प्रमुख आकर्षण रहा। राज्य के इतिहास में ये पहला मौका है जब दिसपुर के बाहर बजट सत्र आयोजित किया गया है। बजट सत्र का शेष भाग गुवाहाटी में स्थायी विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। कोकराझार में असम विधानसभा की ऐतिहासिक बैठक में भाग लेने के लिए सभी मंत्रियों का कोकराझार में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बजट सत्र में 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करना एक प्रमुख एजेंडा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके अलावा उन्होंने कोकराझार की अपनी यात्रा को भी याद किया, जहां उन्होंने क्षेत्र की जीवंत बोडो संस्कृति का अनुभव किया था। विशेष बैठक बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद विधानसभा भवन में आयोजित की जा रही है। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग 10 मार्च को वार्षिक बजट पेश करेंगे। आज पहली बार असम विधानसभा का अधिवेशन असम विधानसभा के बाहर कोकराझार बीटीसी के विधानसभा में हो रहा है। ये एक बहुत सुंदर पहल है और इससे कई वर्षों से अशांति अंचल शांति की ओर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में शांति आई है। ये शांति स्थायी शांति हो, चिरस्थायी शांति हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।